हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी क्या है। जैसे कई बच्चे जो आगे 73, 74, 75 का एग्जाम देने वाले या जो बच्चे एकदम स्टार्ट करने वाले अपने प्रिपरेशन को, उनको कम से कम एक जानकारी होनी चाहिए कि बीपीएससी आखिर क्या है। क्या है करने का मतलब है कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होता है ना। कई बच्चों को नहीं जानकारी होती है, फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या होता है, पोस्ट कौन कौन सा होता है, सैलरी कितनी मिलता है। असली तो बात यही है, पर्क्स वगैरह। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, तो देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी समय क्लियर कर पाते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, या आपका जब तक से उसका विजन बहुत अच्छा हो, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं आपको उसके बारे में एकदम चीजें क्लियर हो कि भाई क्या है, मैं जॉब करूंगा तो कौन से पोस्ट पे जाऊंगा, पैसा क्या मिलेगा, मेरा क्या काम होगा, सब कुछ आपको। तो इसलिए ये जो भी बच्चे 73, 74, 75 वाले बच्चे हैं, वो देखना चाहें तो आप लोग इसको देखिए। बहुत ही बेसिक जानकारी मैं आपको यहां पर दूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन या +2 वगैरह में है वो सब, तो इन्हीं सबों में बात करेंगे 73 को लेकर। अगर 73, 74, 75 अगर बच्चे जो 73 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले, तो जो आप लोग चाहें तो प्रथम और सक्षम दोनों बैच जैसे स्टार्ट हुआ है 73 फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम सक्षम और हिंदी मीडियम प्रथम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं एक एक चीज पे। बीपीएससी क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी की जर्नी में टू सिलेक्शन, यानी जर्नी जो स्टार्ट होता है सिलेक्शन तक, सबसे पहले पहला एक स्टेज पीटी, उसके बाद ऊपर आइएगा मेंस, फिर चढ़िएगा आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट बनता है और सिलेक्शन होता है। यानी 3 चरण आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आइए इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब कि बीपीएससी जर्नी के से जो स्टार्ट होता है सिलेक्शन तक, ऐसे सीढ़ी चढ़ना होगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि पाथवे क्या है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले पाथ है कि भैया प्री क्लियर करो, लेकिन इसके नंबर नहीं जुटते। प्री बस आपको क्लियर करना होता है कि हाँ मैं आपको 5 लाख 6 लाख बच्चों से निकलकर आगे बढ़ गया। यानी मान लो एज फॉर एग्जाम्पल अगर 6 लाख बच्चे दे रहे हैं, जो भी 6 लाख मान लीजिए दे रहे हैं, और मान लीजिए 1000 पोस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए जैसे 73 के लगभग 1000 के आसपास आने की बात की जा रही है, तो आप 1000 में से जो बीपीएससी आपको अब दे रही है वो 10 गुने के आसपास दे रही है। यानी आपको इस 6 लाख में से लगभग 10-11 हजार तक ही आपको यहां पर बच्चों को बुलाया जाएगा। किसमें? तो मेंस में। सोचिए, यानी आप 6 लाख में से जो 10-12 हजार बच्चे थे, वो उसमें से आप चुनाव हो गया। सोचिए 6 लाख को आपने, यानी ये होता है भीड़ को छांटना। सर ये मेरिट तो जितना पोस्ट होता है ना उसका मल्टीपल 10-11 गुना ये लोग देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको जब आप क्लियर कर लीजिएगा कि इसके नंबर जुड़ते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में, और उसके बाद इस दोनों के नंबर को जोड़कर फिर सिलेक्शन होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पहला स्टेज प्री। यहां समझ गए, प्री क्लियर कीजिएगा, मेंस, मेंस में लिखना होता है, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है, दोनों का नंबर ऐड होता है और ये आपको सिलेक्शन दिला देगा। तो पाथवे टू सिलेक्शन ये है। अब आते हैं क्लियर द प्रीलिम्स। कैसे? तो एक पेपर होता है 150 नंबर के होते हैं, 2 घंटे होता है। इस बार जो आपको 26 जुलाई को लिया जा रहा है और ये होता है 12 से 2 के बीच में, यानी 12 PM टू 2 PM के बीच आपको ये एग्जाम होता है। 150 मार्क्स के होते हैं और 150 क्वेश्चन भी इतना ही होता है, यानी एक क्वेश्चन 150 नंबर के। इसके साथ ही साथ एक और यहां पर ध्यान रखना होगा कि -1/3 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितना है? -1/3। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी अब कट ऑफ कितना जाता है सर? देखो ये पेपर पे डिपेंड करता है। अभी जब तक से -1/3 है ना, ऑन एन एवरेज लगभग 90-92 के आसपास आपको कट ऑफ जा रहा है। 92, अभी जैसे आपको 88 गया था, उसके पहले 91, 92 गया था जनरल। तो -1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, सब मैं सिलेबस सब कुछ बताऊंगा एकदम आराम से। 2 घंटे का आपको ये होता है। अगर आप ये पास कर जाइएगा, बोले तो अगर आप यहां पर 1000 बच्चों में से, मतलब कि ये 10-11 हजार बच्चों में से आप उस समय पास होइएगा, तो आपको फिर मिलने को देखने को मिलेगा मेंस एग्जाम। मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव, और इसमें 3 प्रॉपर पेपर जो होते हैं जो कि आपके मेरिट को निर्धारित करते हैं। 3 पेपर होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 900 नंबर के होते हैं।
यानी हर पेपर 300 नंबर का, और सबको टाइम जो मिलता है वो 3 आवर का, 3 घंटे का। सबको टाइम कितना का मिलता है? 3 घंटे का। अब आप ये पास हो जाइएगा, अगर आप यहां पर पास हो जाइएगा। अब इसके अलावा 2 और है, जनरल हिंदी 100 नंबर और ऑप्शनल पेपर 100 नंबर। ये दोनों जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसका नंबर ऐड नहीं होता, इसके जो नंबर हैं वो ऐड नहीं होते, ये जस्ट क्वालिफाई होता है। पहले आपके ये दोनों कॉपी चेक होते हैं, जनरल हिंदी और ऑप्शनल। ऑप्शनल जो भी आप लिखे, हिस्ट्री रखो, ज्योग्राफी रखो, हिंदी रखो, है ना, पॉलिटिकल साइंस रखो, जो भी आपको रखना है, PSIR वगैरह, वो आपको नंबर इस 3 के जुड़ते हैं। ये तीनों कौन कौन से हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यानी अगर आप मेंस दोगे तो टोटल आपको 1 पेपर 2 पेपर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, और इसमें आपको लिखना होता है, और ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, यानी आपको ये डिस्क्रिप्टिव होता है। क्लियर? अब ऐसे होता है, जैसे 3 पेपर कौन है, जैसे अभी मैंने बात किया ना, ये 900, तो इस 900 में आता है पहला ऐसे 300, 3 आवर। जनरल स्टडी 1 3 आवर 300, एंड जनरल स्टडी 2 ये भी आपको 3 आवर्स और 300, यानी टोटल 900 नंबर आपको यहां पर होगा, यानी मेंस में। यानी हम लोगों ने बात किया प्री टी में आपको 150 क्वेश्चन होंगे, जो भी आप क्वालिफाई कर, एज पर मान लो 90 कट ऑफ गया तो 90 में क्वालिफाई होंगे। फिर मेंस आपको देने को कहा जाएगा। फिर मेंस में आपको एक हिंदी पेपर देना होगा, जो कि आपको यहां लिखा हुआ है, ठीक है, एक हिंदी पेपर देना होगा, एक ऑप्शनल देना होगा, जो कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, और इसके बाद 3 और पेपर देने होते हैं, जो कि आपको नंबर निर्धारित करते हैं 300 इंटू 3, यानी 1 2 3, यानी टोटल 900 नंबर का आपको होगा, और यहीं से मेरिट आपको बनेगा, यहीं से आपको मेरिट बनेगा। अब फाइनल, यानी जब आप उस 900 नंबर में से पास होइएगा, तब आपको पर्सनालिटी टेस्ट होगा 120 नंबर का, ठीक है। कितना होता है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट? 120 नंबर का। और जो फाइनल मेरिट जो बनता है, वो बनता है कैलकुलेशन, वो होता है इस 900 नंबर और 120 नंबर, यानी 1020 नंबर में से आप कितना ला रहे हैं, आपका फाइनल मेरिट उसी से बनता है। फिर आप बनते हैं ऑफिसर, SDM, DYSP, रेवेन्यू ऑफिसर, रजिस्ट्रार, बहुत सारे आपको यहां। तो SDM एक अलग रुतबा है उसका। तो आप समझ गए एक पूरी जर्नी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, यानी हम लोग अब बात किसकी कर रहे हैं, यानी आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, आप एक समझ गए होंगे कि BPSC क्या है ना, BPSC क्या है, ये समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा, इसका क्वालिफिकेशन, ठीक है। किसकी बात करते हैं हम लोग? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर, तो आइए इसी की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप एक स्नातक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्नातक, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप ग्रेजुएट किसी से भी हो सकते हैं, नॉर्मल BA भी कर रहे हैं, वो भी आपका ग्रेजुएशन है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी आपका ग्रेजुएशन है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, कोई मतलब नहीं, कोई परसेंटेज तय नहीं, जस्ट आप पास होने चाहिए। आपके 40% है, आपके 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, इससे कोई मतलब नहीं, जस्ट आप ग्रेजुएशन पास हो। और आपके पास ग्रेजुएशन पास, देखिए वो एक होता है अपीयरिंग, यानी आप 3rd ईयर में क्या करते हो कि अपीयर होने के वक्त ही आप एग्जाम दे सकते हो, वो BPSC नहीं। BPSC कहता है कि भैया आप ग्रेजुएशन पास अनिवार्य, मतलब आप पास होने चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। जैसे मान लो कोई उम्मीदवार BA, BSc, BCom, BTech या किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हो, वो इसका फॉर्म भर सकता है, इजीली भर सकता है। अब जो 4 ईयर वाला जो प्लान आया है, उसमें शायद जो है कि 3 साल के बाद चूंकि आप भर सकते हैं, चौथा क्योंकि 3 साल तक आपका ग्रेजुएशन वाला लगभग काम कंप्लीट हो जाता है, फिर 1 साल जो एक्स्ट्रा वो लगता है, यानी उसमें माना जा रहा है कि 3 साल के बाद उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, जो 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो ग्रेजुएशन 3 साल का कर चुके हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भर सकते हैं, ना कि अपीयरिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो कुछ तूफानी चीज नहीं चाहिए, जस्ट यू आर ग्रेजुएट इन विच डिवीजन, नथिंग मैटर, मतलब कि कोई इसमें मैटर नहीं करता है आपका डिवीजन क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका ग्रेड कौन सा, ABCD, जस्ट पास। क्लियर? चलिए, यानी हम लोगों ने क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब आते हैं एज क्या होना चाहिए सर। बहुत कंफ्यूजन रहता है सर एज से, कि हम लोग एज क्या होना चाहिए।
तो देखो भाई, कुछ पोस्ट के लिए एज 20 भी होता है, कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है तो मिनिमम वो 21 होता है, और 22 साल के अगर है या उससे ज्यादा है तो आप बीपीएससी के सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहां देखो, अगर आप एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो आपको मिनिमम 22 साल लगेगा, अगर डीवाईएसपी तो 20 साल, डिस्ट्रिक्ट कमांडर तो 20 साल, जेल सुपरिटेंडेंट 20 साल, स्टेट टैक्स आपको असिस्टेंट कमिश्नर 22 साल। देखो ये सब 22 साल वाले जॉब है, अभी आगे इस पर हम लोग बात करेंगे, जस्ट आपको मैं एज दिखा रहा था। लेकिन अगर आप 21 साल के हो गए लेकिन 22 साल के नहीं हुए तो आप इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपको बीएमडब्ल्यूएफ को छोड़ दीजिए 22 साल, बाकी सबका यहां पर 21 साल होता है। तो 21 साल के लिए भी कुछ पोस्ट होता है, 22 साल के लिए, जैसे जो पुलिस वाला पोस्ट होता है ना, वो उसके लिए आपको 20 साल के आसपास आपको चाहिए होता है। जो पुलिस वाला पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 20 साल का आपको एज चाहिए होता है, उसमें आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। 21 साल में और कुछ और पोस्ट ऐड हो जाता है, 22 साल में आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप 22 साल के हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अधिकतम आयु कितनी, ये तो न्यूनतम है कि भाई कम से कम इतना आप होने चाहिए। अधिकतम कितना, तो अधिकतम अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो 37, सामान्य वर्ग के महिला है तो 40 वर्ष, अगर आप ओबीसी ईबीसी पुरुष महिला है तो 40 वर्ष, अगर आप एससी एसटी पुरुष और महिला है तो 42 वर्ष। सर अटेम्प्ट कितना, अटेम्प्ट कोई नहीं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। मतलब अगर आप 22 साल से 37 साल तक भरना चाहते हैं तो आप रेगुलर भर सकते हैं, आपका कोई यहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं। जनरल अगर आप हैं तो आप 37 साल तक ही भर सकते हैं। जनरल महिला है तो 40 साल, ओबीसी ईबीसी महिला पुरुष है तो आप यहां पर 40 साल, और यदि आप एससी एसटी महिला पुरुष हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, तो आप 42 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम सबके लिए यही है, मैक्सिमम अलग अलग है ड्यू टू आपको रिजर्वेशन, ड्यू टू रिजर्वेशन। अब एक क्वेश्चन आता है जो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैं अगर बीपीएससी जॉब में आ गया हूं या आ गई हूं, बिहार में अगर मैं जॉब में आ गया हूं तो आ गई हूं, तो मुझे कितना अटेम्प्ट मिलेगा। तो कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं सीधा आपको उठाकर यहां पर लाया हूं आपको बीपीएससी के नोटिफिकेशन का ही। इन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए इन्होंने साफ साफ क्या कहा है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत, आप सरकारी सेवक कुछ भी हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, आप बीपीएससी में हो सकते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम कितने हैं, 5 अवसर, मतलब आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि 2026 में मैं आपको बीपीएससी क्वालिफाई कर गया, मैं लेकिन रैंक मान लो बहुत अच्छा नहीं, या बीपीएससी टीचर ही बन गया लेकिन रैंक बहुत अच्छा नहीं है, मुझे और बना, तो मैं 2026 के बाद और 5 साल के लिए हूं अटेम्प्ट, आयु सीमा होने तक, क्योंकि आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होती है। पूर्व में उपयोग किए गए अवसरों को ये नहीं, जैसे मान लो पहले आपने 5 अटेम्प्ट पहले दे रखे, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आफ्टर जॉब, मतलब जॉब में आने के बाद आपको 5 साल का दिया जाता है एज होने तक, और एज आपको सरकारी सेवकों को 5 साल की अलग छूट दी जाती है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्त हेतु निर्धारित अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। पूर्वत अनुमान नहीं होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकती है जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया है। यह मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। अगर आप बीपीएससी या बिहार सरकार में कोई भी जॉब कर ले रहे हैं तो आपको जॉब में आने के बाद 5 साल का आपको 5 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है, 5 अटेम्प्ट ही दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। उसके पहले आप जितने भी अटेम्प्ट दिए इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको मान लो कि मैंने अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिया है, लेकिन 2026 में मैं आपको सरकारी जॉब में आया हूं बिहार सरकार में, तो मुझे और 5 अटेम्प्ट का ही आपको अवसर दिया जाएगा। बहुत होता है 5 अटेम्प्ट, और इसके लिए आयु जो है, जो कि आपको अफसर जो होते हैं सरकारी, उनको 5 साल का आपको छूट दिया जाता है, और ये 5 साल का छूट उसी समय तक दिया जाएगा तब तक से आप ये 5 अवसर पूरा ना कर ले।
जैसे कई बच्चे कहते हैं 3 साल है, नहीं 2 साल नहीं 5 साल, और ये मेरा नहीं है, बीपीएससी का जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है ना, ये वही है। ठीक है, यानी अगर आप बिहार सरकार के किसी जॉब में हैं तो जॉब के बाद आपको 5 और अवसर मिलते हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, 5 और अवसर। उसके पहले जितना भी अटेम्प्ट दिए हैं आप जॉब होने से पहले, उसका कोई गिनती नहीं करेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये फिर वही दिव्यांग वगैरह जो है उम्र से 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया सर बीपीएससी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। अब आते हैं फॉर्म कब आता है, उसके बाद सिलेबस की ओर बात करेंगे। सर फॉर्म कब आता है, एक बड़ा प्रश्न है। सर फॉर्म कब आता है? देखो फॉर्म के लिए कुछ अभी फिक्स नहीं होता है। बीपीएससी ने आज से 2-3 साल पहले एक डेट तय किया था कि मैं 30 सितंबर को एग्जाम लूंगा, लेकिन पिछले 2 बार से, यानी अगर मैं 71वीं बीपीएससी की बात करूं तो इन्होंने सितंबर में पहले ही ले लिया, मतलब अपने इस 30 तारीख को फॉलो नहीं किया। और 72 की बात करूं, यानी अभी जो आपको बीपीएससी होने वाला है वो आपको ये 26 जुलाई को ले रहे हैं, जिसका फॉर्म जो है वो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल में उसका फॉर्म आ जाएगा। यानी मैं अगर एक्सपेक्टेशन करूं 73, 74, 75, 76 वाले बच्चों के लिए, तो आपका जो फॉर्म है वो मानकर चलिए कि अप्रैल के आसपास आएगा, अगर ये लोग रेगुलर इस तरीके से जून जुलाई में एग्जाम ले रहे हैं तो। फॉर्म है, सीट कितना होता है सर, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। किसी साल 2000 भी हो सकता है, किसी साल 200 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंप्लीट बीपीएससी पे कि कितना उन पे विभाग के द्वारा भेजा जाता है। विभाग कहती है ना कि हाँ मुझे इतनी जरूरत है, तो वो लोग भेजते हैं। जैसे आप देखिएगा कि 17वीं बीपीएससी में 2000 से ज्यादा सीट था, 71वीं में आपको 1000 से ज्यादा सीट, और 72वीं में भी आपको लगभग 1000 के आसपास सीट तो होगा ही होगा। 73 वाले बच्चों के लिए भी ठीक ठाक सीट होगा, जिस तरीके से बीपीएससी में आपको रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 73 वाले बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप लोग सक्षम इंग्लिश बैच और हिंदी बैच प्रथम ले लीजिए, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुआ है आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी फॉर्म कब आएगा, हम लोगों ने बात कर लिया कि इसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे ये सब फिक्स है, एज क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा फॉर्म कब आएगा वो फिक्स नहीं है। तो फॉर्म अप्रैल मई में मानकर चलिए, अगर आपको जुलाई अगस्त में एग्जाम होता है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि सर देखो इसके एज का मैंने बात किया था, इस पर हम लोग आएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सर प्री का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए ये प्री का सिलेबस है, इसमें सब कुछ लगा, अगर मैं बात करूं तो लगभग सब कुछ होता है, लेकिन इन्होंने इसमें 2-3 चीजों को लेकर अलग से बात नहीं, जो इनका पैटर्न रहा है मैं उसी पर बात करता हूं कि अगर बीपीएससी प्री की बात करूं, मैं अगर पीटी की बात करूं, तो यहां पर इसको 2 सेक्शन में बांटते हैं, एक जीएस और एक बांटते हैं आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको मैथ रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैथ्स रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग 10 क्वेश्चन फिक्स होता है और -1/3 है, 10 क्वेश्चन फिक्स होता है। बाकी इधर की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, और करेंट अफेयर। अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करूं तो इनके पूछने का लगभग क्वेश्चन का दायरा रहा है, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, कि हिस्ट्री ये लोग 25 के आसपास पूछ रहे हैं, 25 से 30 के बीच में, मतलब हिस्ट्री में सब मिडाइवल एंशिएंट सब। ज्योग्राफी में ये लोग लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास पूछ रहे हैं। साइंस में इन्होंने 30 क्वेश्चन फिक्स रखा है। पॉलिटी 10-11 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। इकोनॉमिक्स अगर मैं करेंट की बात कर दूं तो ये भी 10-11 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिहार स्पेशल लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और करेंट अफेयर लगभग आपको यहाँ पर 30 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 25 से 35 के आसपास समझिएगा, ये आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद एक और अलग पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में वही 2-4-5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 2-4-5 प्रश्न जो भी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, चूंकि आप लोग अभी 73, 74, 75 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहां एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री का वेटेज काफी रहता है, आपको साइंस का वेटेज काफी रहता है,
आपको बिहार स्पेशल का वेटेज काफी रहता है और करेंट अफेयर, यानी और 10 नंबर वो, तो 140 के आसपास ये मान के चलो ऑन एवरेज है ना, कितना हुआ 30 और मान लो 25 ही, ये 40 और 70 80 90 100 110, ठीक है, ऑन एवरेज माने तो आपको 4 से 5 है, 140 के आसपास आ जाएगा। और मैथ इधर, तो आपको प्री में यही सिलेबस है, और इसमें भी आपको हिस्ट्री जो है, चूंकि आप लोग अगर फाउंडेशन की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री में वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज है, मेंस में ये वेटेज थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेंस में थोड़ा सा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का वेटेज आ जाता है, बाकी इधर इंडियन का भी रहता है, पॉलिटी में आपको कुछ भी पूछता है, इकोनॉमिक्स ज्यादातर करंट से रिलेटेड पूछता है, साइंस में आपको ज्यादातर इसमें बायोलॉजी, लेकिन फिजिक्स भी क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है। तो ये तो आपको थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, तो ये आपका प्री का सिलेबस है, देखिए यही मैंने आपको बस एक बता दिया, तो स्वतंत्रता संग्राम से ये सब क्वेश्चंस आपके रहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सर यही सब है आपके प्री के क्वेश्चंस, यही सब है, ये 10 क्वेश्चन है, यही मैथ रीजन की बात हो रही है। अब मेंस का क्या होता है, तो देखिए जब भी अभी हम लोगों ने बात किया ना, तो मेंस में अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहले जनरल हिंदी 100 नंबर का, तो ये पास करना होता है, ये क्या होता है पास, इसमें कुछ ग्रामर होते हैं, कुछ आपको वाक्य विन्यास होते हैं, संक्षेपण होता है, ऐसे होता है लिखने का, ये दूसरा ऐसे एक मेन ऐसे पेपर दूसरा है। उसके बाद जनरल स्टडी 1 जिसको हम लोग कहते हैं जीएस 1, इसमें इंडियन कल्चर, जिसमें आर्ट एंड कल्चर की हम लोग बात करते हैं, लेकिन आजकल तो मॉडर्न हिस्ट्री से ठीक ठाक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट अफेयर और डीआई यानी स्टैटिकल एनालिटिक, जिसको डीआई कहते हैं, स्टैटिक के पोर्शन, ये आपको 300 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको यहां पर ये बांटे रहते हैं इसमें 3 सेक्शन के साथ। अब हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 2, तो इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन 38 नंबर फिक्स रहता है, और थर्ड वन इज ऐसे, ऐसे 3 ही लिखना होता है आपको, ऐसे 3 लिखना होता है, एक ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे, और तीनों ऐसे होते हैं 100-100 नंबर के, कितने होते हैं ऐसे 100-100 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है कौन किस चीज का, तो मेंस का, यानी अगर हम लोग ने देखा तो यहां पर कंप्लीट रूप से आपको हम लोग ने यहां पर एक सिलेबस देख लिया कि यहां सिलेबस क्या है, तो ये प्री का सिलेबस ओवरऑल है अगर मैं बात करूं, और मेंस का सिलेबस आपको ये है, ठीक है, मेंस का सिलेबस ये है, यानी हम लोगों ने बात कर लिया कि सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सर एज लिमिट क्या चाहिए, सर बीपीएससी क्या है, ठीक है, फॉर्म कब आता है, सिलेबस क्या है, अब आते हैं सर पोस्ट क्या होता है, सैलरी क्या होता है। तो अब आइए, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं, देखो यहां पर एज निर्धारित है ना, एज पे हम लोग ने बात किया था ना कि 20 साल होंगे तो आप कौन कौन से भर सकते हैं, 22 साल होंगे तो कौन कौन से भर सकते हैं। तो जैसे जिसको इसको कहते हैं एसडीएम ड्यूटी बेस पे, जैसे आपको सबसे अच्छा पोस्ट होता है, इसी के लिए मारामारी होता है, तो आप पोस्ट कौन कौन से होते हैं, तो भाई आप डिवीजन के डीएम के नीचे काम कीजिएगा, डिप्टी कलेक्टर होइएगा, दूसरा डीवाईएसपी डीएसपी जिसको कहते हैं आप लोग, फिर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, फिर जेल सुपरिटेंडेंट, जेल का एक अलग जो आपको सुपरिटेंडेंट होता है वो भी इसी में आता है। इसके बाद टैक्स असिस्टेंट, टैक्स कमाइएगा है ना, टैक्स कलेक्टर बनिएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है, जिसको आपको हम लोग JUR भी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से पोस्ट है, सब क्रीम पोस्ट होते हैं ये सब। बिहार एजुकेशन सिस्टम है ना, हम ध्यान रखिएगा, जूनियर इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिसर बनते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी सेल के, तो ये जो देख रहे हैं ना ये सभी पोस्ट है, सब बेहतर बेहतर पोस्ट है, मतलब सब समझिएगा कि आप जो है अपने डिपार्टमेंट के हेड बनिएगा, जो यूपीएससी से आए ना उनके नीचे आपको काम करना होगा, और किसी किसी विभाग में आप ही हेड रहिएगा अपने बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो किसी डिपार्टमेंट के आप हेड, या किसी डिपार्टमेंट में बस आपसे एक बंदा ऊपर है, इतना पावर है, सोचिए कि कई सारे आप फाइल पे साइन कर रहे हैं, आपके साइन से आगे चीजें बढ़ रही हैं, आप साइन नहीं किए, फाइल रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, सोचिए कितना बड़ा पोस्ट होता है। आप निर्धारित करते हैं, आप अपने बिहार के विकास को निर्धारित कीजिएगा, तभी तो इतने सारे चीजों को पढ़ाया जाता है कि भाई पढ़िए क्या है क्या नहीं। आप ही लोग जो है भविष्य तय करते हैं राज्यों का इन सब पोस्ट के साथ, कि राज्य का भविष्य कैसा है, और इसीलिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट जब जाते हैं, देख रहे हैं ये सब MEO, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, लेबर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ब्लॉक पंचायत जिसको हम लोग BPRO कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, ये सब कई सारे आपको पोस्ट है, CDO,
आप ऐसे पद पे जाते हैं, क्यों लोग सिविल की तैयारी करना चाहते हैं? इसीलिए कि आप ऐसे पद पे जाते हैं, ये आपके हाथ में, मतलब ये पेन है ना, ये पेन जो है आपके भविष्य, आपका राज्य का भविष्य तय करेगा। शिक्षकों का क्यों महत्व है? क्योंकि हमारे द्वारा आप सिलेक्शन होते हैं और आप जो है अपने राज्य का विकास करते हैं। तो एक बेहतर शिक्षक एक बेहतर स्टूडेंट निकालता है। और जब आप लोग साथ देते, जैसे हमारे जो स्टूडेंट अगर कोई काम ऐसा करते हैं तो प्राउड मोमेंट होता है, या देखो मेरा बच्चा है ना। तो वो कब, जब आप इस सब टाइप के पोस्ट पे रहिएगा, और ये कब हो सकते हैं? जब आप बीपीएससी क्रैक कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर साल ये सब पोस्ट हो सकता है किसी में कुछ नहीं हो, किसी में कुछ नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम रहता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आपको रहता है। तो पोस्ट क्या होता है, अब सैलरी क्या होता है? असली तो मुद्दा यही है कि सर सैलरी क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही आप एसडीएम या ये सब पढ़िए तो लेवल 9 का आपको यहां पर सैलरी मिलता है। मतलब शुरुआती ही दौर में आपको बेसिक सैलरी आपको इतनी मिलती है। इसमें अगर डीए ये सब जोड़िएगा तो ठीक ठाक पहुंच जाता लाखों के आसपास। शुरू में ही सोच लीजिए, शुरू में ही आपको पहुंच जाता है। और अभी तो 8 पे कमीशन की बात हो रही है, अभी तो 8 पे कमीशन की बात हो रही है। और जैसे ही 8 पे कमीशन लगेगा, समझिए कि सब में 30-40% सैलरी बढ़ जाएगी। क्या चाहिए? पावर मिल गया, पोस्ट से पैसा आपको सरकार भर के दे रही है, सुविधाएं देती है यार। गाड़ी रहेगा आपके पास, सब सरकार देती है, गाड़ी पेट्रोल सब सरकार देती है आपको। आपका खुद का एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। रहने को घर सरकार दे ही देगी, नहीं देगी तो एचआरए सरकार प्रोवाइड कर देती है। सरकार घर दे रही है आपको, गाड़ी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, और क्या चाहिए भाई? जो खाने का कितना खा लीजिएगा आप पूरे महीने में? 20,000 25,000, और क्या खाइएगा? सब पैसा हाथ में बचता है, खर्चा ही कम होता है, खर्चा काफी कम होता है। और 8 पे कमीशन आने के बाद तो ऐसे ही आप लोग का लगभग 30-40% बढ़ जाएगा। खूब पैसा है, जबरदस्त। 9th लेवल, कई लोग अपने जीवन तक नहीं पहुंच पाते 9th लेवल तक, है ना। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करूं तो 9 लेवल तक कई लोग अपने जीवन में ना पहुंच पाते। आप लोग इसी से शुरू ही कीजिएगा, सोच लीजिए। उसके बाद लेवल 7 का भी है, रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह। तो जबरदस्त पैसा है। पैसा दिखा ना, जबरदस्त। सोचिए कि मैं कह रहा हूं ना कि कई लोग अपने जीवन तक लेवल 9 नहीं पहुंच पाते, और आप लोग की शुरुआत ही लेवल 9 से होगी। सैलरी में 8 पे कमीशन आ जाएगा तो बल्ले बल्ले। ऊपर से सरकार आपको गाड़ी दे ही देती है, सिक्योरिटी दे देती है, आवास दे देती है, क्या चाहिए अब? तो अलग क्रेज है, अलग रुतबा है भाई बीपीएससी, इसका कोई दूसरा नहीं है। इसलिए लोग सिविल सर्विसेज में जाना जाते हैं। यूपीएससी जाएगा तो यही सब सेंट्रल लेवल पे फैसिलिटी मिलेगी, यूपीएससी कीजिएगा तो यही सब सेंट्रल लेवल पे फैसिलिटी मिलेगी। और बीपीएससी कर रहे हैं तो यही से आपको कहां फैसिलिटी मिल रही है? तो यही से आपको फैसिलिटी मिल रही है स्टेट लेवल पे, है कि नहीं? जबरदस्त। अब आप समझिएगा कि अगर अब समझिएगा कि अब आपको सब कुछ पता हो गया। अब आपने इस वीडियो को देख लिया, अब आपको सब कुछ पता हो चुका है। सैलरी क्या है, पोस्ट कौन से हैं मिलते हैं, ठीक है, एज क्या, क्वालिटी। अब बताइए कि अब जब आप बीपीएससी शुरू कीजिएगा तो आपके लिए पहला तो यही क्लियर हो जाए, यानी सिलेबस जो हम लोग ने डील कर दिया है। अब आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग में से जो बच्चे बीपीएससी शुरू करना चाह रहे हैं, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका सिलेबस क्या है। आप लोग अब क्या कीजिए कि 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। सिलेबस मैंने डील कर दिया कि क्या क्या पूछा जाता है। अब ये देखिए, ये पीटी का अलग देखिए सिलेबस, एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है यानी 150 क्वेश्चन वाला, और एक मेंस का देखिए आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर आयोग का क्वेश्चन पूछने का तरीका, जैसे अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो आपसे पूछा जाएगा 1857 की क्रांति घटना क्यों हुई, और बीपीएससी में पूछा जाएगा कब हुई। मतलब बीपीएससी वगैरह में फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन, बीपीएससी में 1857 की क्रांति में से पूछेगा तो कहेगा कुंवर सिंह की भूमिका बताइए,
यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे पूछता है, उसमें कहेगा कि जितने भी आपको लोग थे उनकी भूमिका बताइए, क्यों आपको कहा जाता है कि ये तात्कालिक रूप से असफल रहा, क्यों कमजोर पड़ गया। बीपीएससी पूछेगा कि कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को। तो हर एग्जाम का पढ़ने का तरीका अलग, इसलिए जरूरी है कि अगर मैं कुछ शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं, चाहे कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी हो, तो ये दोनों चीज जरूरी है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका सिलेबस। सिलेबस मैंने डील कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको प्री मेंस का ऐसे चलेगा। एक बार देखिए, उसके बाद शुरू कीजिए पढ़ाई। कुछ बेसिक बुक उठा लीजिए, जैसे आप बिहार में हैं तो भारतीय भवन इस सब की किताब को उठाइए, या आप एनसीईआरटी की किताब को उठाइए और इसमें क्लास 6 से शुरू कर दीजिए। सर एनसीईआरटी में कौन, देखो एनसीईआरटी में सबके एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दो का एनसीईआरटी जरूर पढ़ा कीजिए। एक आपका साइंस हो गया, और साइंस में भी क्लास 6 से पहले क्लास 6 उठाओ, क्लास 6 खत्म करो, फिर क्लास 7 खत्म करो, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9, और एक आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़िए, ये भी क्लास 6 से पढ़िए, क्लास 6 to 12, लेकिन पहले क्लास 6 पढ़िए, पहले क्लास 6, 7, 8 खत्म कर लो। अगर मन है, अगर आपके पास टाइम है, चूंकि आप 64 पैसे ये 75 74 दे रहे हैं, तब जाकर आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस और ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप बच्चे जो है 73 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 वाले इस तरीके से, 74 वाले इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, और यहां से बेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बेस मजबूत हो जाएगा 1.5 साल में, 1 साल में, जो बच्चे 74 75 कर रहे हैं, एकदम बेस तैयार कीजिए, मजबूत हो जाएगा तो फाउंडेशन क्रैक कर दो, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचिए कि एकदम बन गए डीएसपी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम वर्दी आ गया, क्या रुतबा होगा कि अरे भाई फलना कहाँ का है भाई, उस गांव का है, इकलौता डीएसपी है रे, देख रहे हैं उनके उसके पिताजी को, जहां जाते हैं एकदम गर्व से खड़ा हो जाते सीना चीर कर। सोच लीजिए आपके पिताजी, दादाजी, मतलब आपका पूरा खानदान का रुतबा बढ़ गया आपके पूरे गांव में। और ये कब आता है, ये आता है जब वर्दी लगती, जब आप एक स्पेशल पोशाक पहनोगे, एक स्पेशल गाड़ी पे बैठोगे, उसकी बात अलग, उसका कोई सानी नहीं है, उसके लिए स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो 73 का है तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ये जो मैंने एक बताया, बहुत बेसिक वीडियो बताया आप लोग को, एक एकदम बेसिक से तैयारी बताया कि आप एक बेसिक से तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। 2-3 चीजों पे ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने शुरू से देखा कि भाई इसका क्या पैटर्न है। ठीक है, इसका क्या पैटर्न, जैसे अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने बात किया यहां पर कंप्लीट रूप से कि बीपीएससी जर्नी से सिलेक्शन तक का क्या स्टेज होता है। तो पहली सीढ़ी प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन। ठीक है, मेरिट बन जाएगा। पाथवे क्या होता है, तो पहले पीटी क्लियर करना होता है, मैंने बताया कि आपको 10 गुना के आसपास रिजल्ट दिया जाता है, आप 6 लाख में से 10,000 बच्चे को, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन। प्री के बारे में बताया मैंने कि आपको 150 क्वेश्चन का होता है ना, प्री के बारे में मैंने बताया 150 क्वेश्चन का होता है, और -1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, इसको क्वालिफाई कीजिएगा, फिर मेंस में बैठिएगा। मेंस में 3 मेन पेपर होता है जो 900 नंबर का होगा, 300। ठीक है, और 2 क्वालिफाई करने होते हैं, हिंदी और आपको ऑप्शनल पेपर। इसके बाद तीनों का 300 नंबर का होता है। ठीक है, और इसको पास कीजिएगा, यानी इसके बाद इंटरव्यू, और यही 900 और आपको 120 नंबर आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। फाइनल मेरिट बनाएगा। ठीक है, यहां तक जान गए। अब क्वालिफाई क्या करना चाहिए, तो आप जस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, आप किस डिवीजन से हैं, किस ग्रेड से, कोई मतलब नहीं है, जस्ट आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक होने चाहिए बस, लेकिन स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज क्या होना चाहिए, तो किसी पोस्ट पे 20, किसी पे 21 और 22 के हैं तो सभी पे, है ना। मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, तो सामान्य वर्ग 37, महिला सामान्य वर्ग 40, बीसी ईबीसी महिला पुरुष 40, एससी एसटी महिला पुरुष 42। फॉर्म कब आता है, तो अप्रैल के आसपास, मई के आसपास आ जाएगा। हर साल का अलग अलग होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। मैंने बता दिया सरकारी कर्मचारियों को, जो बच्चे आप क्वालिफाई कर चुके हैं बिहार के किसी भी एग्जाम को, तो क्वालिफाई करने के बाद अगर जॉब में आते हैं उनको 5 अवसर फिर दिए जाते हैं, कुल 5 अवसर, और एज जो है 5 साल की छूट, अतिरिक्त छूट दी जाती है। कई जगहों पर 3 साल 2 साल भी लिखा रहता है, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा 5 अवसर दिए जाते हैं। ये चूंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन ही है आपको 72 का। इसके बाद ये सब पोस्ट होते हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, आपको जेल सुपरिटेंडेंट, स्टेट टैक्स कमिश्नर, ये सब आपको पोस्ट होते हैं।
ठीक है। आपको फिर मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल्स बताया कि ये देखिए प्री और मेंस का सिलेबस है। उसके बाद मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया कि क्या इसकी सैलरी है। उसके बाद बताया कि बेसिक से स्टार्ट आप यहां पर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ओवरऑल आपको मैंने एक बीपीएससी का खाका बता दिया। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छा, कोई भी अगर और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, कुछ भी अगर है, कुछ मैं अगर अपडेट करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे जो है मैं कुछ डालते रहता हूं बीपीएससी के अकॉर्डिंगली, तो आप लोग चाहें तो अभय सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। अभय सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।